गुड आफ्टरनून एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं बढ़िया होंगे। यूपी एजीटीए, आरपीएससी, डबल एओ, सहायक कृषि अधिकारी और आपका जो है एमपी आरएचईओ, टीजीटी एंड पीजीटी के लिए टॉप 500 एमसीक्यू, जिसमें से आपके एग्जाम में बिल्कुल से फंसने वाले क्वेश्चन आने वाले हैं, है ना। तो ऐसे क्वेश्चन जो आपके बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, जो आपके एग्जाम में आए हैं और आएंगे, ठीक, ऐसे क्वेश्चन आज हम जो है क्लास 5 है हमारी, जिसमें हम 125 या फिर पिछली कक्षाओं में 100 क्वेश्चन कर चुके हैं। आज 125 क्वेश्चन हमारे हो जाएंगे। 12 PM पर डेली या 12 बजे डेली क्लास ये होती है। आज थोड़ा सा लेट हो गई है और ये मेगा सेल कल ख़त्म हो गई है, ये हटा नहीं है आज, सॉरी हटाया नहीं है ये। आप लोगों के लिए यदि आप एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर की तैयारी कर रहे हैं तो एग्रीकल्चर की बेस्ट नोट्स प्लस आपकी क्लासेस, आपकी बाइलिंगुअल क्लासेस स्टार्ट करने जा रहे हैं और मृदा विज्ञान की हमारी हिंदी माध्यम में कंप्लीट बुक जो है उपलब्ध है। 3rd एडिशन जल्द ही पूरी बुक्स का आने वाला है। और जो बच्चे एजीटीए की तैयारी कर रहे हैं उनको मैं बता दूं कि भाई प्रैक्टिस कर लीजिए, प्रैक्टिस के सिवा कुछ नहीं बचा आपके पास। जितनी थ्योरी पढ़नी थी पढ़ चुके हो आप लोग, अब केवल समय है प्रैक्टिस का। तो जितनी प्रैक्टिस कर पाओ 2-3 महीने में या 2 महीने में उतनी कर लो, क्योंकि लगभग हमारा पेपर जुलाई तक हो जाएगा। तो हमारे पास मई जून यही है, टाइम है। इसी टाइम में प्रैक्टिस करो, अपना स्कोर ज्ञात करो और अपने आप को एवेल्युएट करो, तभी आपको पता चलेगा कि आप किस स्टेज पे हो, कितना पढ़ना है। अभी भी टाइम है, ठीक। और जो बच्चे स्टार्ट करना चाह रहे हैं उनके लिए हमारा जो है 5 मई से आपका जो है मंडे से, सोमवार से एक सिलेक्शन बैच स्टार्ट होने जा रहा है हमारे एजीटीए के बच्चों के लिए। एजीटीए बच्चों के लिए सिलेक्शन बैच का मतलब क्या है बच्चों? ये ऑफलाइन बैच है पूरा का पूरा। इसमें आपकी 3 घंटे की क्लास रहेगी और वो 3 घंटे का टॉपिक यहीं पूरा कंप्लीट कराया जाएगा। उसका जो है लास्ट में टेस्ट लिया जाएगा और करीबन आपके जो है पूरा दिन, मतलब ये कहें 6 से 7 घंटे हमारी निगरानी में आपको हम पढ़ाएंगे, सारे कुछ कराएंगे। मतलब ये कहें कि पढ़ाएंगे भी, टेस्ट भी लेंगे और आपको याद भी यहीं पर कराएंगे। एक टॉपिक यदि हमने पढ़ाया तो उसको यहीं आप कंप्लीट करके जाओगे, है ना। तो ऐसा बैच 3 महीने के लिए स्टार्ट कर रहे हैं और बच्चों के लिए लाभकर भी है, क्योंकि ये कहें कि सारा कुछ यहाँ पर हम कंप्लीट करा देंगे। एक टॉपिक है उसको अच्छे से रटवा देंगे और रटवाने के बाद उसको जो है हम आपको जाने देंगे। तो ये बैच आपके लिए इंपॉर्टेंट भी हो सकता है। एक एक्चुअल में ये ऑनलाइन नहीं है, ऑफलाइन बैच है, टोटली हमारी ब्रांच पर है। जो बच्चे अभी स्टार्ट कर रहे हैं, जिनको अभी या फिर कहें कुछ कन्फ्यूजन है, और यहीं पर जब आप पढ़ोगे तो तुरंत से डाउट भी क्लियर किए जाएंगे, तो उसमें लाभ भी है आपका, है ना। तो इसकी फीस जो है आपकी 6000 रुपये है। पूरा इसमें आपका सेट पेपर भी मिलेगा, संकल्प एक मतलब एमसीक्यूज भी मिलेंगे और साथ में साथ आपको जो है पूरा स्टडी मटेरियल, ठीक है, यहीं पर पढ़ने के लिए दिया जाएगा। चलिए शुरू करते हैं क्लास को। बैक्टीरिया पीएच सीमा के भीतर अच्छी तरह से बढ़ता है। 4.5 से 6.5, 2.5 से 6.5, 6.5 से 8 या 7.5 से अधिक या 5.5 से 6.5 पर। कितने पीएच पर जो बैक्टीरिया है बच्चों वो अच्छे से ग्रो करता है? तो देखो बच्चों, नॉर्मली जो हमारे बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया के जो पीएच चाहिए होता है 6.5 से 8, या फिर कहें नॉर्मल पीएच 6.5 से 7.5, जो बैक्टीरिया है अच्छे से ग्रो करता है 6.5 से 7.5 पीएच पर, है ना। और इसके बाद बात करें फंजाई की, तो फंजाई के लिए कम पीएच कहें तो अम्लीय मृदाएं पसंद होती हैं, है ना। आपका एक्टिनोमाइसिटीज है ये एबव 8.5 पीएच या फिर कहें अधिक पीएच या एल्कलाइन नेचर में सर्वाधिक देखने को मिलते हैं एक्टिनोमाइसिटीज, है ना। ये इंपॉर्टेंट तीनों क्वेश्चन अगर कि पूछेगा कि अम्लीय मृदा में क्या अधिक होता है तो फंजाई, आपका सामान्य मृदा में क्या अधिक होता है तो बैक्टीरिया, और एल्कलाइन या फिर कहें अधिक पीएच पर क्या अधिक होता है तो बच्चों आपका वो होता है आपका एक्टिनोमाइसिटीज। क्लियर है इतना? आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पौधों के लिए आसानी से अवशोषित होने वाला और उपलब्ध जल है केशिका जल, गुरुत्वाकर्षण जल, आत्तग्राही जल, अनुपलब्ध जल, इनमें से कोई नहीं। द रेडली absorbed water and available to the plant is capillary water, gravitational water, hygroscopic water और आपका जो है अनअवेलेबल वाटर। अब यहां पर बच्चों समझिए, जो आपका बात करें बच्चों
ग्रेविटेशनल वाटर लगभग आपका फ्लो के साथ मतलब यह जो है आपका जब अधिक पानी होता है तो ये बह जाता है, मतलब ये कहें गुरुत्वाकर्षण बल से बह जाता है, ठीक। तो ग्रेविटेशनल तो पौधों के लिए उपलब्ध नहीं होता है बच्चों, है ना। ये आपका जो है गुरुत्वाकर्षण बल, चूंकि इस पे आपका कम बल लगता है तो ये मतलब ये कहें कम गुरुत्वाकर्षण बल लगता है, ये फ्री होता है तो आसानी से ये आपका फ्लो कर जाता है, बह जाता है, तो ये पौधों के लिए उपलब्ध नहीं होता। हाइग्रोस्कोपिक की बात करें तो बच्चों इस पर इतना अधिक बल लगा होता है, 31 एटमॉस्फेयर से 10,000 एटमॉस्फेयर तक का बल लगा होता है। तो यह जो है मृदा के जो आपके कण हैं उनके द्वारा इतना टाइटली बंधा होता है, इतना टाइटली एक कहें कि आपका अब्जॉर्ब होता है, बंधा होता है। ये नॉर्मली बाष्प के रूप में या भाप के रूप में रहता है, भाप के रूप में रहता है, और साथ में साथ ये बंधा या फिर टाइटली जो है आपका क्या रहता है, एक कहें कंसंट्रेट रहता है, ठीक। तो ये भी पौधों के लिए उपलब्ध नहीं होता है, ठीक। अब भैया अवेलेबल कौन सा होगा, तो अवेलेबल तो एक ही है, कौन सा, कैपिलरी वाटर, केशिका जल। इस पर लगभग 1/3 से 31 एटमॉस्फेयर तक का बल लगता है आपका, किस पे, आपका केशिका जल। तो यहाँ पर राइट आंसर कैपिलरी वाटर हो जाता है, केशिका जल। अनअवेलेबल तो कह ही रहा है, रीजली अब्जॉर्ब्ड ही नहीं होगा भाई। अनअवेलेबल में आपका ग्रेविटेशन आ जाता है, हाइग्रोस्कोपिक आ जाता है ना। तो अवेलेबल वाटर में आपका है कैपिलरी वाटर, जो पौधों के लिए उपलब्ध होता है। पौधों के लिए कौन सा उपलब्ध होता है, केशिका जल, है ना, याद रखना। इस पर बल कितना लगता है, 1/3 से 31 एटमॉस्फेयर बल लगता है। क्लियर है। अगर ये सेशन अच्छा लगे तो शेयर जरूर करना बच्चों। अगला क्वेश्चन, लवणीय मिट्टी के लिए नाइट्रोजन का कौन सा रूप बेहतर है, नाइट्राइट, नाइट्रेट, नाइट्रोजन, अमोनिकल या इनमें से कोई नहीं। द फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन इज प्रेफरेबल फॉर सैलाइन सॉइल इज नाइट्रेट, नाइट्राइट, नाइट्रेट, नाइट्रोजन या अमोनिकल या नन ऑफ दीज। बताइए जल्दी से, कौन सा जो है नाइट्रोजन का फॉर्म आपके एल्कलाइन फॉर्म में या फिर कहें आपका जो है सैलाइन फॉर्म में जो है उपलब्ध होता है या फिर कहें प्रेफरेबल रहता है। तो भैया नाइट्रेट जो है लवणीय मिट्टी के लिए नाइट्रोजन का कौन सा रूप बेहतर होता है, तो आपका नाइट्रेट रूप होता है। ऑप्शन वी राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन, अमोनिया को नाइट्रेट में ऑक्सीकरण करने में शामिल सूक्ष्मजीव कौन सा है, नाइट्रोबैक्टर, नाइट्रोसोमोनास, एजोटोबैक्टर, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। द माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व इन ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया इनटू नाइट्रेट इज नाइट्रोबैक्टर, नाइट्रोसोमोनास, एजोटोबैक्टर या बूथ ए एंड बी या नन ऑफ दीज। बताइए राइट आंसर क्या होगा, क्या होगा सही उत्तर यहां पर। तो जैसा कि हमें पता है कि NH4 नॉर्मली आपकी जो अमोनिया है NH4 से आपका NO2, NH4 से क्या बच्चों, NO2, और NO2 से बन के आपका बनता है NO3, जिसे हम क्या कहते हैं, आपका नाइट्रेट कहते हैं, सॉरी हाँ नाइट्रेट कहते हैं, ठीक, नाइट्रेट कहते हैं। और अमोनिया से बनता है आपका क्या, नाइट्राइट, है ना। अमोनिया से क्या बनता है हमारा, नाइट्राइट बनता है। अमोनिया से क्या बनता है बच्चों, नाइट्राइट बनता है। तो जो अमोनिया से नाइट्राइट में कन्वर्जन करता है वो कौन करता है, आपका नाइट्रोसोमोनास। कौन करता है बच्चों, नाइट्रोसोमोनास। किसके द्वारा किया जाता है, नाइट्रोसोमोनास के द्वारा, नाइट्रोसोमोनास, ठीक। और बच्चों नाइट्राइट से नाइट्रेट में जो कन्वर्जन करता है वो करता है आपका नाइट्रोबैक्टर। कौन करता है बच्चों, नाइट्रोबैक्टर करता है ना, नाइट्रोबैक्टर करता है। तो बच्चों इसके यदि इसके हिसाब से चले तो ए और बी दोनों हो सकता है क्या, बताओ बच्चों। इसने हमसे कहा है अमोनिया को नाइट्रेट में ऑक्सीकरण करने में शामिल सूक्ष्मजीव कौन है, भैया आपका नाइट्रोसोमोनास भी है और नाइट्रोबैक्टर भी है, तो दोनों होगा ना बच्चों, ए और बी
दोनों, क्योंकि पहले आपका जो नाइट्रोसोमोनास है ये नाइट्राइट में कन्वर्जन करता है, और जो आपका नाइट्राइट से नाइट्रोबैक्टर है नाइट्रेट में कन्वर्ट करता है, या फिर कहें NO3 में कन्वर्ट करता है। तो यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, नाइट्रोबैक्टर और नाइट्रोसोमोनास दोनों ही आपका अमोनिया से नाइट्रेट में कन्वर्जन में क्या लेते हैं, भाग लेते हैं। इस कारण से ऑप्शन डी राइट आंसर। क्लियर है? इतना क्लियर है? एजेटोबैक्टर आपका जो है नॉन लेग्यूम नाइट्रोजन फिक्सिंग आपका नॉन सिम्बायोटिक जो है आपका बायो फर्टिलाइजर होता है या जैव उर्वरक होता है। ठीक है, क्लियर? इतना क्लियर है ना बच्चों? आगे बढ़े भैया, अब लिखते जाओ कि सर क्लियर है ना, तब तो मजा आएगा क्लास में, है ना। आपको इतना समझा रहे हैं तो भाई लिखते जाओ कि सर क्लियर है ना। क्या है बच्चों? क्लियर है। आगे चलते हैं। अब ये एजोटोबैक्टर का यूज कहां पर करते हैं? तो राइस कॉटन में एजोटोबैक्टर कहां पर यूज होता है आपका, लिख लो, व्हीट, शुगर कैन, राइस, इनमें हम जो है किसका यूज करते हैं आपका, एजोटोबैक्टर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 105 है। निम्नलिखित में से कौन सी अनाकार मिट्टी गहरे भूरे से काले रंग की, पानी में लगभग अघुलनशील लेकिन तनु क्षार घोल में अधिकतर घुलनशील होती है? क्लोराइड्स, क्योलिनाइट, ह्यूमस, बर्मिकुलाइट, मोंटोमोलाइट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द अमोर्फस क्ले? यहां पर जो है आपका कह रहा है अमोर्फस क्ले। डार्क ब्राउन टू ब्लैक इन कलर, नियरली इनसॉल्युबल इन वाटर बट मोस्टली सॉल्युबल इन डाइल्यूट एल्काइली सॉइल एल्काइली सॉल्यूशन। क्लोराइड, क्योलिनाइट, ह्यूमस या बर्मिकुलाइट या मोंटमोरिलोनाइट। क्या होगा राइट आंसर बच्चों? जल्दी से आंसर कीजिए। ABCD क्या होगा सही उत्तर यहां पर? जल्दी से बता दो। तो यहां पर राइट आंसर जो हो जाता है बच्चों, वो हो जाता है क्योलिनाइट। सॉरी, यहां पर जो आंसर हो जाता है वो होता है ह्यूमस। ठीक, गहरे भूरे से काले रंग का होता है ह्यूमस, है ना। तो यहां पर ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, ह्यूमस। कौन सा होगा राइट आंसर यहां पर? सी। राइट आंसर क्या होगा आपका? सी होगा यहां पर। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाता है यहां पर? सी हो जाता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपकी जो क्योलिनाइट, क्लोराइड है, बर्मिकुलाइट है, ये आपके क्ले मिनरल है। ऑप्शन पर मत जाना, जो ऑप्शन दिख रहे हैं आपको। मिट्टी के कणों के एक साथ चिपकने की प्रवृत्ति को क्या कहा जाता है? ससंजन, आसंजन, सूजन। द टेंडेंसी ऑफ क्ले पार्टिकल टू स्टिक टुगेदर इज कॉल्ड कोहेशन, अधेशन, स्वेलिंग या डिस्पर्शन या फ्लोक्यूलेशन। तो इसे हम क्या कहते हैं? कोहेशन कहते हैं, ससंजन कहते हैं। मिट्टी के कणों का आपस में या एक साथ चिपकना क्या कहलाता है? कोहेशन कहलाता है, या फिर कहें आपका ससंजन बल कहलाता है। ठीक, असंजन मतलब अलग होना। ठीक, स्वेलिंग मतलब फूलना। ठीक, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 है। निम्नलिखित में से किस सिलिकेट खनिज में संलयन, प्लास्टिसिटी और सूजन क्षमता अधिक होती है? एलाइट, क्योलिनाइट, माइका, वायोटाइट, मोंटमोलाइट। कोहेशन, प्लास्टिसिटी एंड स्वेलिंग कैपेसिटी इज हायर इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिलिकेट मिनरल? एलाइट, क्योलिनाइट, माइका या मोंटमोरिलोनाइट। तो भैया किस में होती है? जल्दी से बता दो भैया। सबसे ज्यादा जो फूलता है वो कौन फूलता है? मोंटमोलाइट। आपका जो मोंटमोलाइट किस में पाया जाता है? आपका ब्लैक सॉइल में पाया जाता है। श्रिंक सॉइल पोटेंशियल या फिर कहें फूलने व सिकुड़ने का जो गुण होता है वो सर्वाधिक किस में होता है? काली मृदा में होता है, ब्लैक सॉइल में। तो यहाँ पर राइट आंसर जो हो जाता है
मोंट मुरिलो नाइट हो जाता है। क्या हो जाता है? मोंट मुरिलो नाइट। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सिलिकेट क्ले खनिजों का एक विस्तारित प्रकार है? एलाइट, क्योलिनाइट, माइका, वायोटाइट, मोंट मोरिलोनाइट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्सपेंडिंग टाइप ऑफ सिलिकेट क्ले मिनरल? एलाइट, क्योलिनाइट, माइका, वायोटाइट, मोंट मोरिलोनाइट। कौन सा भैया? एक्सपेंडिंग टाइप। एक्सपेंडिंग मतलब कि भैया एक्सपेंडिंग या फिर कहें आपका फूलने वाला या फिर कहें फैलने वाला। कौन सा क्ले मिनरल है भैया? फैलने वाला। जल्दी से बताओ, फैलने वाला कौन सा क्ले मिनरल है? कौन सा क्ले मिनरल ज्यादा फैलता है? जल्दी से बताओ, ए, बी, सी या फिर डी। कौन सा क्ले मिनरल ज्यादा एक्सपेंडिंग टाइप है या फिर कहें? तो भैया एक्सपेंडेड टाइप में कौन आ जाता है? एक तो मोंट मोरिलोनाइट और कौन आता है? एंड वर्मिकुलाइट। जो आपका वर्मिकुलाइट है ये पाया जाता है भैया लेटराइट सॉइल में, है ना। ठीक, तो आपका जो सबसे ज्यादा या फिर कहें एक्सपेंडेड टाइप सिलिकेट जो क्ले मिनरल है वो कौन सा है? आपका मोंट मोरिलोनाइट है। कौन सा है? मोंट मोरिलोनाइट। सेमेक्टाइट ग्रुप में आता है और वर्मिकुलाइट है। ठीक, कौन सा है? एक्सपेंड टाइप में। ठीक, आगे बात करें नॉन एक्सपेंडेड टाइप में, तो नॉन एक्सपेंडेड टाइप में आपका एलाइट आ जाता है। कौन सा आ जाता है? नॉन एक्सपेंडेड टाइप में एलाइट आ जाता है, माइका आ जाता है। ठीक, माइका आ जाता है, क्योलिनाइट आ जाता है। ठीक, नॉन एक्सपेंडेड टाइप में, नॉन एक्सपेंडेड टाइप। ठीक, आपका जो क्योलिनाइट है ये 1:1 टाइप क्ले मिनरल होता है। 1:1 टाइप क्ले मिनरल होता है आपका। ठीक, आपका जो एलाइट है ये आपका 2:1 टाइप क्ले मिनरल होता है। 2:1 टाइप, लेकिन कैसे? नॉन एक्सपेंडेड मतलब बिना फैलने वाले हैं। ठीक, आपका जो मोंट मोरिलोनाइट है, सॉरी माइका जो है सॉरी, ठीक, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। माइका आपका नॉर्मली इनमें नहीं आता, एक्सपेंडेड नॉन एक्सपेंडेड में नहीं आता। ठीक है, एक्चुअल में नॉन एक्सपेंडिंग है, नॉन एक्सपेंडेड टाइप है माइका, है ना। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 है 109। निम्नलिखित में से किस सिलिकेट खनिज में फास्फोरस फिक्सिंग क्षमता अधिक होती है? क्लोराइड, क्योलिनाइट, ह्यूमस, वर्मिकुलाइट या मोंट मोरिलोनाइट। फास्फोरस फिक्सिंग कैपेसिटी इज हाई इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिलिकेट मिनरल? क्लोराइड, क्योलिनाइट, ह्यूमस या वर्मिकुलाइट या मोंट मोरिलोनाइट। सबसे ज्यादा फास्फोरस फिक्सिंग कैपेसिटी किस में होती है? तो भैया सबसे ज्यादा जो फास्फोरस फिक्सिंग कैपेसिटी होती है वो क्योलिनाइट में होती है। किस में होती है बच्चों? क्योलिनाइट में। क्योलिनाइट ये ज्यादातर अम्लीय मृदाओं में देखने को मिलता है, तो अम्लीय मृदाओं में देखो फिक्सिंग कैपेसिटी ज्यादा होती है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका 10 है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 110 है। निम्नलिखित में से किस सिलिकेट खनिज में कम सीईसी है? क्लोराइड, क्योलिनाइट, ह्यूमस, वर्मिकुलाइट, मोंट मोरिलोनाइट। विच ऑफ द फॉलोइंग सिलिकेट मिनरल हैविंग लो सीईसी? क्लोराइड, क्योलिनाइट, ह्यूमस, वर्मिकुलाइट। किस में आपकी लो सीईसी होती है? किस में होती है? जल्दी से बताओ। लो पूछा है, कम पूछा है। वेरी लो पूछता तो आपका किस में होती है? क्योलिनाइट में। सबसे ज्यादा कम क्योलिनाइट में होती है, लेकिन लो किस में होती है? आपका जो है ह्यूमस और एलाइट में। लो किस में होती है? ह्यूमस और एलाइट में होती है। ठीक, ह्यूमस और एलाइट में। सॉरी जस्ट मिनट रुकिएगा बच्चों। सीईसी, सॉरी ह्यूमस की तो हाईएस्ट होती है, कम सीईसी पूछा है, कम पूछा है, सॉरी बच्चों कम पूछा है। तो कम बच्चों होती है आपकी क्योलिनाइट की होती है। सॉरी बच्चों, सबसे कम जो आपकी सीईसी होती है वो क्योलिनाइट की, सबसे ज्यादा ह्यूमस और आपके ऑर्गेनिक मैटर की होती है ना। तो सर्वाधिक जो सीईसी होती है वो आपकी किसकी? ह्यूमस की होती है, क्योलिनाइट की कम होती है। और वर्मिकुलाइट की हम इसमें लिख दे रहे हैं, रेंज लिख दे रहे हैं 10 से 15, या फिर कहें क्योलिनाइट की जो होती है 5 से 10 होती है। ठीक,
ह्यूमस की होती है एबव 200, 200 से अधिक होती है आपकी ह्यूमस की सीईसी, ठीक। वर्मिकुलाइट की या फिर कहें सॉरी बच्चों क्लोराइड की बात करें, वर्मिकुलाइट की बात करें तो वर्मिकुलाइट की होती है 100 से 150 सबसे अधिक। अगर कि मिनरल्स में बात करें तो 100 से 150 सर्वाधिक किसकी होती है, वर्मिकुलाइट की होती है। और 80 से 100 किसकी होती है, मोंट मोरेलोनाइट की होती है। किसकी होती है, मोंट मोरेलोनाइट की क्या होती है, सीईसी होती है, कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी होती है, ठीक। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 100। निम्नलिखित में से किस में सबसे अधिक सीईसी कैटायन एक्सचेंज क्षमता या फिर कहें कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैविंग हाईएस्ट कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी, तो बच्चों किस में होती है सबसे ज्यादा, तो भैया ह्यूमस में है। ह्यूमस नहीं होता ऑप्शन तो आपका वर्मिकुलाइट लगा दे, लेकिन सर्वाधिक कहां पर कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी होती है आपकी, ह्यूमस में होती है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 112, क्वेश्चन नंबर 112, यहां पर ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन सा सिलिकेट क्ले खनिजों का 2:2 या 2:1:1 प्रकार का है, क्लोराइड, क्योलिनाइट, एलाइट, वर्मिकुलाइट, मोंटमोरेलाइट। तो भैया क्लोराइड, वर्मिकुलाइट और मोंटमोरेलाइट किस प्रकार के हैं, बताइए जल्दी से। वर्मिकुलाइट और मोंटमोरेलाइट कितने हैं, किस प्रकार के आपके, 2:1 है ना। एलाइट कैसा है आपका, एलाइट हो गया, क्योलिनाइट हो गया, है ना। एलाइट हो गया, क्योलिनाइट हो गया, ये कैसे हैं आपके 1:1 वाले हैं, है ना। क्योलिनाइट कैसा है, 1:1 वाला है, ठीक। अगला क्वेश्चन, यहां पर ऑप्शन ए राइट आंसर क्लोराइड्स हो जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जल वाष्प रूप में चलता है और जैविक रूप से निष्क्रिय होता है, गुरुत्वाकर्षण, किसका जल, आत्ताग्राही जल, जल निकासी जल, उपलब्ध जल। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ वाटर मूव्स इन वेपर फॉर्म एंड बायोलॉजिकली इनएक्टिव, ग्रेविटेशनल वाटर, कैपिलरी वाटर, हाइग्रोस्कोपिक वाटर या ड्रेनेज वाटर या अवेलेबल वाटर। तो बच्चों एक ही वाटर अभी हाल बताया था ना कि भाप के रूप में या वाष्प के रूप में कौन सा वाटर रहता है आपका, हाइग्रोस्कोपिक रहता है ना। हाइग्रोस्कोपिक वाटर यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है, जो कि भाप के रूप में वेपर के फॉर्म में होता है। आत्ताग्राही जल, आत्ता से समझ जाओ, आत्ताग्राही जल, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस जल को जल निकासी जल कहा जाता है, गुरुत्वाकर्षण, केशिका जल, आत्ताग्राही जल, मृदा जल। विच ऑफ द फॉलोइंग वाटर इज कॉल्ड एज अ ड्रेनेज वाटर, तो भैया ग्रेविटेशनल, क्योंकि ये इसको हमें हमेशा बाहर निकालने की जरूरत होती है। इसको हम खेत से हमेशा क्या करते हैं बच्चों, बाहर निकालते हैं। इस कारण से आपका जो गुरुत्वाकर्षण या ग्रेविटेशनल वाटर है, इसे हम क्या कहते हैं, ड्रेनेज वाटर भी कहते हैं, ड्रेनेज वाटर भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन, क्षेत्र क्षमता और आत्ताग्राही गुणांक के बीच रखे गए जल को कहा जाता है, गुरुत्वाकर्षण जल, किसका जल, आत्ताग्राही जल या उपलब्ध जल। देखो बच्चों आपको पता है क्षेत्र क्षमता कितना होता है, 1/3 एटमॉस्फेयर ATM, ठीक। और आत्ताग्राही गुणांक कितना होता है बच्चों, 31 एटमॉस्फेयर। और इसके बीच कौन सा वाटर होता है, केशिका जल होता है। और क्या होता है, उपलब्ध जल होता है। 1/3 से 31 एटमॉस्फेयर तक ही तो आपका केशिका जल होता है कि नहीं होता है। अवेलेबल वाटर होता है बच्चों, है ना। तो यहां पर आपका बूथ B&D, कैपिलरी वाटर एंड अवेलेबल वाटर, उपलब्ध जल भी होगा यहां पर आंसर, है ना। यदि ऑप्शन में आपका V&D है तो ये आपको आंसर करना पड़ेगा, ऑप्शन E राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 116 है, गुरुत्वाकर्षण जल की नमी तनाव सीमा क्या है, 31 से 1000 ATM, एबव 31 ATM, 0.3 से 31 एटमॉस्फेयर, लेस देन 0.3 ATM या एबव 0.3। तो भैया लेस देन 0.3 एटमॉस्फेयर। व्हाट इज द मॉइस्चर टेंशन रेंज फॉर ग्रेविटेशनल वाटर, तो लेस देन 0.3। 31 से 10,000 ATM आपका जो है हाइग्रोस्कोपिक का होता है, हाइग्रोस्कोपिक का होता है ना, हाइग्रोस्कोपिक का होता है। 31 एटमॉस्फेयर से अधिक भी आपका हाइग्रोस्कोपिक होगा। 0.3 से आपका 31 आपका कैपिलरी वाटर होता है ना, और अवेलेबल वाटर। तो यहां पर ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, सॉरी ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 117 है, निम्नलिखित में से कौन सा जल फसलों को उपलब्ध होता है और मिट्टी के घोल के रूप में कार्य करता है? गुरुत्वाकर्षण जल, किसका जल और आपका अतग्राही जल, जल निकासी जल, इनमें से कोई नहीं। तो सभी को पता है कौन सा, कैपिलरी वाटर पौधों के लिए उपस्थित है और साथ में साथ जो है घोल के रूप में मृदा में होता है। अगला क्वेश्चन, जल जो ज्यादातर मिट्टी के कोलॉइड द्वारा होता है और गैर तरल रूप में मौजूद होता है। वाटर विच इज मोस्टली बाय सॉइल कोलॉइड एंड प्रेजेंट इन नॉन लिक्विड फॉर्म, गुरुत्वाकर्षण जल, किसका जल, आत्तग्राही जल, जल निकासी, इनमें से कोई नहीं। तो भैया कौन सा, हाइग्रोस्कोपिक, यह नॉर्मली आपका नॉन लिक्विड वेपर फॉर्म में रहता है, वेपर फॉर्म में या फिर कहें गैर तरल में रहता है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, जल जो अवांछित है और आमतौर पर मैक्रो छिद्रों में मौजूद होता है। गुरुत्वाकर्षण जल, किसका जल, आत्तग्राही जल, जल निकास जल। वाटर विच इज अनडिजायरेबल एंड यूजुअली प्रेजेंट इन मैक्रोफोर्स, कौन सा वाटर हमारा मैक्रोफोर्स में होता है? बताइए आंसर क्या होगा, ए बी सी या फिर डी। कौन सा वाटर मैक्रोफोर्स के अंदर होता है? तो नॉर्मली सीधी सी बात है, जो आपका ड्रेनेज करेगा वो मैक्रोपोर्स में रहता है। तो मैक्रोपोर्स में कौन सा रहता है, गुरुत्वाकर्षण जल। और आपका जो माइक्रोपोर्स में होता है वो कौन होता है, आपका जो है लेस देन 0.05 mm जैसे कम होते हैं माइक्रोपोर्स, जो कि कैपिलरी होता है, और 0.05 से अधिक होता है क्या, मैक्रोपोर्स, जो कि आपका ग्रेविटेशन। ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, लवणीय क्षारीय मिट्टी की ईसी या इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी क्या है? एबव 4 से कम, 8.5 से अधिक, या 8.5 से कम, या लेस देन 15। तो जो लवणीय क्षारीय मिट्टी की जो ईसी होती है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है, वो 4 से अधिक होती है। किसकी, आपकी लवणीय क्षारीय की। और भैया इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी 4 से अधिक किसकी होती है, सैलाइन सॉइल की होती है। किसकी होती है बच्चों, सैलाइन सॉइल की इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कितनी होती है, 4 से अधिक। एल्कलाइन की कितनी होती है, 4 से कम होती है। एल्कलाइन की जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है वो कितनी होती है, 4 से अधिक होती है। ठीक, एल्कलाइन सॉइल का पीएच 8.5 से अधिक होता है कि नहीं? आपका जो है एक कहें सैलाइन सॉइल का पीएच आपका 8.5 से कम होता है, और ESP एक्सट्रीमल सोडियम परसेंटेज 15 से कम है, तो भैया सैलाइन सॉइल है। और ESP 15 से अधिक है, तो कौन सी सॉइल, एल्केलाइन या सैलाइन एल्केलाइन सॉइल कही जाती है। ठीक, क्लियर है इतना? ठीक, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ऑप्शन ए राइट आंसर। पानी के माध्यम से परिवहन की जाने वाली मिट्टी को क्या कहते हैं? कोलुवियल, ग्लेशियल, एओलियन, लोअस या जलोढ़। soil which is transported through the water is called colluvial, glacial, एओलियन या फिर कहें आपका लॉस या एलुवियल। तो बच्चों पानी द्वारा जो ट्रांसपोर्ट की गई मिट्टी है उसे हम एलुवियल कहते हैं। गुरुत्वाकर्षण द्वारा जो ये कहें कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाई गई मिट्टी उसे कॉल्यूवियल कहते हैं। ग्लेशियल बर्फ द्वारा जो ले जाई जाती है उसे ग्लेशियल कहते हैं। हवा द्वारा क्या कहलाती है? आपकी एओलियन कहलाती है। ठीक, अगला क्वेश्चन, गैर केशिका छिद्रों को भी क्या कहा जाता है? मैक्रो छिद्र, माइक्रो छिद्र, छिद्रों का व्यास एवं 0.5 mm से, छिद्रों का व्यास 0.5 mm से कम है। नॉन कैपिलरी फोर्स इज आल्सो कॉल्ड एज मैक्रोफोर्स। भैया कहते हैं नॉन कैपिलरी पोर्स होते हैं, मैक्रोफोर्स क्या होते हैं? कैपिलरी पोर। इनका जो डायामीटर होता है 0.5 mm से अधिक। अभी हाल बताए थे कि भैया जो मैक्रोफोर्स होते हैं उनका डायामीटर कितना होता है? 0.5 mm से अधिक होता है। तो यहाँ पर बूथ ए एंड सी दोनों राइट आंसर हो जाए, ऑप्शन ई राइट आंसर। और यहाँ पर बात करें जो कैपिलरी पोर है, कैपिलरी पोर या केशिकीय छिद्र है वो कौन से होते हैं? माइक्रोफोर्स होते हैं। कैपिलरी पोर्स कौन से होते हैं? माइक्रोफोर्स। ठीक, और इनके पोर्स का डायमीटर कितना? 0.5 mm से कम होता है, 0.5 mm से कम। ऑप्शन ई राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन मृदा जल प्रतिधारण के लिए जिम्मेदार है? बंधन बल, ससंजक बल, आसंजक बल, बंडर बल या बी और सी दोनों। तो भैया आसंजक, कोहेसिव फोर्स और अधेसिव फोर्स दोनों ही जिम्मेदार होते हैं पौधे में यहाँ पे जल के या फिर कहें रिटेंशन के लिए, जल को धारण करने के लिए। तो यहाँ पर भी आपका ऑप्शन ई हो जाएगा, ई, बूथ बी एंड सी दोनों बल होते हैं। निम्नलिखित में से क्वेश्चन नंबर 124,
निम्नलिखित में से किस फसल का उपयोग पीडब्ल्यूपी की पहचान करने के लिए किया जाता है? कुसुम, सूरजमुखी, जरवेरा या सरसों या गेंदा। विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप इज द आइडेंटिफाई द पीडब्ल्यू परमानेंट बिल्टिंग पॉइंट। भैया इंडिकेटर क्रॉप बताओ परमानेंट बिल्टिंग पॉइंट की, तो भैया सीधी सी बात है सनफ्लावर। सनफ्लावर जो है आपका, जो सूरजमुखी है, वो परमानेंट बिल्टिंग पॉइंट का क्या है? इंडिकेटर प्लांट है। अगला क्वेश्चन देखिए 125। मृदा जल विभव हमेशा धनात्मक होता है? मैट्रिक विभव, ऑस्मेटिक विभव, गुरुत्वाकर्षण विभव, जल विभव। सॉइल वाटर पोटेंशियल इज ऑलवेज पॉजिटिव इन मैट्रिक पोटेंशियल, ऑस्मेटिक पोटेंशियल, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, वाटर पोटेंशियल या नन ऑफ दीज? नन ऑफ दीज। बताइए राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर, ए, बी, सी या फिर डी? तो भैया सर्वाधिक यहाँ पे धनात्मक जो होता है वो होता है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल पे। किस पे होता है? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। इसी के साथ यहाँ पर आज का सेशन समाप्त होता है। ठीक, आप लोगों के लिए, एजीटीए वालों के लिए बुक अवेलेबल है, 499 आपके घर पर डिलीवर है। 30 सेट है, बाइलैंग्वेज है, 5 ऑप्शन के साथ है, हिंदी अंग्रेजी दोनों माध्यम में। और 100 सेट भी आपके हिंदी अंग्रेजी दोनों माध्यम में 799 पीडीएफ के रूप में अवेलेबल हैं। और इसको आप डाउनलोड करके प्रिंट भी कर सकते हो। 499 में आपके 50 सेट उपलब्ध हैं। साथ में साथ एमसीक्यू बैच पीडीएफ के रूप में, जिसमें आपको करीबन 15,000 प्लस क्वेश्चन मिलने वाले यूपी जीके के, कंप्यूटर के और आपके एग्रीकल्चर के। बिल्कुल एग्जैक्ट पेपर पे लेवल पे आधारित है। टॉपिक वाइज 15,000 प्लस एमसीक्यू वीडियो सॉल्यूशन के साथ मिलने वाले हैं। ठीक, और आपका प्राविधिक के लिए मेगा टेस्ट सीरीज, जिसमें 40 अल्ट्रा लेवल 5 ऑप्शन के साथ, 50 सेक्शनल टेस्ट, 50 टॉपिक टेस्ट और परीक्षा पैटर्न पर आधारित मध्यम से कठिन स्तर के प्रश्न, यूपीजी के स्पेशल, ब्रह्मास्त्र और ये आपका स्टडी मटेरियल। ये सारी चीज़ें हमारे विजन एग्री एकेडमी वेबसाइट व एप्लीकेशन पर उपलब्ध हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप इसको परचेज कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। कल आपका जो है सॉइल साइंस 6, यहाँ पर हम 125 क्वेश्चन करा चुके हैं। आगे जो है आपके 150 क्वेश्चन, आपके जो है टॉप 500 क्वेश्चन सॉइल साइंस के यहाँ पर कराएंगे। ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू दोस्तों।